आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। गुड इवनिंग। सेशन हमारा लाइव हो चुका है, जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। चलिए, तो आज का ये सेशन है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सामान्य अध्ययन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30+ प्रश्नों को। तो जल्दी से इस क्लास से जुड़िए, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेंगे। जल्दी से आइए, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसको सेशन हमारा लाइव हो चुका है, एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। सेशन लाइव हो चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के अगले क्वेश्चंस को। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। गुड इवनिंग पृथ्वीराज जी, निशा जी, प्रदीप जी, शहजादी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये सेशन हमारा शुरू हो चुका है। इस सेशन के अंतर्गत हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज की, फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल आज 35 क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके डबल स्टेटमेंट्स लगा लो तो 70 के आसपास स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। उनके अंदर और जानकारियाँ भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। अंजलि जी गुड इवनिंग, वेट कर लेते हैं पहले 1 मिनट का, तभी शुरू करेंगे। गुड इवनिंग विवेक जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए सेशन से जुड़िए, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। सोनिया जी गुड इवनिंग। पहले का उत्तर कर रहे हैं सी। ये वाला प्रश्न वैसे हमने कल भी करवाया है, तो इस क्वेश्चन में आप गलती ना करें। दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही है कि नहीं है। महेंद्र जी, ये दोनों कथन ट्रू नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। सोनिया जी आप भी इसको चेक कर लीजिए, इसलिए हमने फिर से एक क्वेश्चन ले लिया है। कल के क्लास में इस क्वेश्चन को हमने करवाया भी था, आपको बताया भी था। यदि आप नहीं थे मौजूद तो इसका ध्यान से इसका उत्तर करिए फिर से। इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है? देखो, अब ये तो कल की ही बात है, कल ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और आप लोग लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे अभी तक, तो इसको भूल गए हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सेशन को सभी लोग लाइक करें और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आवाज़ ठीक आ रही है? बताइए ज़रा, आवाज़ ठीक है? दिव्यांशी जी गुड इवनिंग, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? ऑडियो वीडियो सबको सही है? शबीना बानो जी गुड इवनिंग। हाँ जी, सना परवीन का उत्तर है केवल बी सही है। हाँ देखो ये कैसे है, एक सवाल हमने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ में। प्रदीप जी का उत्तर ए सही है, भूल गए आप लोग इसको। सना जी गुड इवनिंग, इसको भूल कैसे गए आपको? देखो चलो आज इसमें करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को भी। पृथ्वीराज जी गुड इवनिंग। हाँ चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके संस्थापक थे, इसके फाउंडर थे, इसके जनक थे। ये कभी भी इन्होंने इसके किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, पन्नालाल जी गुड इवनिंग, दोनों रॉन्ग नहीं है। तो इसमें जो अब इसको पहले जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला कथन हुआ पूरी तरह से गलत। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को आप जो भी प्रश्न पढ़ेंगे सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, बहुत हल्की सी गलती होगी और आप पूरा क्वेश्चन गलत कर जाओगे, तो इनको ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल कांग्रेस के भीतर गरम दल के नेता थे। इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये सही है। ठीक है, तो ये कथन 2 सही हो जाएगा, कथन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और यह खेल नीति 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। ऐसा है क्या? हाँ देखो, पूर्ण स्वराज की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर अधिवेशन में। बहुत बढ़िया पन्नालाल जी।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 जुलाई, इसका उत्तर करिए आप लोग उत्तर करिए 1 जुलाई 2025, डेट पूछ सकता है। इसको नई खेल नीति, जो नई नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, ठीक है। और ये किसका स्थान लेगी? ये 2001 वाली पॉलिसी का स्थान लेगी। पहला सवाल सही है, ये भी ध्यान रखिएगा। विजय प्रताप जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी, अगले सवाल पर आते हैं, अगले कथन पर आते हैं। सवाल अगला देखिए, सॉरी कथन अगला देखिए। 2025 में रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जयश्री बनी है। 2025 में रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जयश्री बनी है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। तो मार्च 2025 में जो जयश्री वेंकटेशन हैं, इनको आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वाली श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। तो ये हो जाएगा सही, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही। तो ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कथन जो हैं, ठीक है। केयर एंड ट्रस्ट की संस्थापक हैं, एक संस्था है केयर एंड ट्रस्ट की संस्थापक हैं। सवाल अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम लोग। सवाल अगला क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसको देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखो, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो केस था 1973 वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हालांकि ये बताया था कि ये न्यायोचित नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है। जस्टिशिएबल नहीं है का मतलब है कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता, ठीक। आदित्य जी गुड इवनिंग। तो पहला सही हो गया। अगले कथन को देखो, भारतीय संविधान की कठोरता के बारे में है ये। तो भारतीय संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, नहीं कहेंगे ऐसा, क्योंकि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, तो ये गलत है। और यहाँ पूछा है कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान ही जटिल है। देखो, जो अमेरिका का संविधान है ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा कठोर है, उसको संशोधित करना इतना आसान नहीं है अमेरिका के संविधान को इन कंपैरिजन इंडिया के। तो इसमें से केवल कौन सा कथन सही हुआ? एक ही सही हुआ, एक ही सही हुआ। शॉपर्स काइट प्रवेश जी गुड इवनिंग। चलो अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। इसको भी कर लोगे, आसान सवाल है, इसको भी कर लेंगे आप लोग सब। देखिए आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें क्या बोल रहा है, भारत का संविधान नागरिकों के लिए एकल संविधान सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी होगी। तो ये बात सही है। देखो, सिंगल सिटीजन का मतलब यही है, राज्यों की और केंद्र की नागरिकता एक ही होगी, और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। भारत में जन्म, वंश, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन की कुल मिलाकर के 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। दोनों कथन सही हुए, दोनों कथन सही हैं हमारे। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए। थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग, क्वेश्चंस के उत्तर देते चलें तुरंत के तुरंत। 5वां देखिए, सवाल नंबर 5। और भी हैं सवाल, देखिए नए सवाल हैं सारे के सारे इसके बाद में। शिखा जी गुड इवनिंग। इस सवाल का उत्तर करें सभी लोग। देखिए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकारों को ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, यूएसए के संविधान में एक बिल ऑफ राइट्स नाम का दस्तावेज है, वहाँ से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स। पहला गलत हो गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता के प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए, ये बात सत्य है। तो इसमें दूसरा कथन सही हो जाएगा, इसमें दूसरा कथन सही होगा, कथन 2 सही हो जाएगा। सवाल अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल अगला क्या कहता है, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस विभाजन का मुख्य कारण
प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को बताया गया था। ये बात सही है क्योंकि बंगाल का विभाजन इसी आधार पर किया गया था कि बंगाल काफ़ी बड़ा राज्य है या बड़ा प्रांत है, तो प्रशासन की दृष्टि से बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको चलाना, इसलिए दो भागों में बांट देते हैं। बहाना तो उन्होंने ऐसा ही बनाया था, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा या प्रशासन की समस्याओं को लेकर के, लेकिन वो बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही थी उसको कुचलना चाहते थे अंग्रेज। तो ये बात सही है, पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा, इसी के विरोध में क्या हुआ है, इसी विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट किया गया और जो भारतीय स्वदेशी वस्तुएं उद्योग हैं उनको एक तरीके से उनको बढ़ावा दिया गया। दोनों कथन सही हुए हमारे इसमें, दोनों कथन सही हुए। इंग्लिश के एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं है शायद, अभी कुछ 6 एग्ज़ाम्स की डेट ही आई हुई हैं, 6 एग्ज़ाम्स की डेट ही हैं। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हुई थी और गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित होने वाला पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। ये वाली क्लास का टाइम इवनिंग में 6 बजे से कर लें क्या इसको? इवनिंग में 6 बजे से इस क्लास की टाइमिंग को कर सकते हैं क्या हम लोग? एक बार ज़रा बताइएगा, इसको करने का हम थोड़ा बना रहे हैं। एसएसटी की भी नहीं आई है। अक्षय जी गुड इवनिंग, आपका नाम अक्षय है, आपने कल बताया था, नाम याद ही नहीं है। देखिए तो पहला ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। आरती जी गुड इवनिंग। तो शुरुआत इसकी मुख्य रूप से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, फिर खिलाफत मूवमेंट के समाधान के रूप में हुई थी, है ना, और गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को संगठित किया था। तो गांधी जी ने चोरा चोरी घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लिया था। ये घटना अहिंसात्मक थी और इसमें मैथ्स की क्लास नहीं होती है, मैथ्स की क्लास इसमें नहीं होती है विजय जी। होम साइंस की 21 है प्री एग्ज़ाम। अच्छा चलिए, डेटा ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पद्मा जी गुड इवनिंग, प्रवेश जी ठीक है, ललित जी गुड इवनिंग। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाते हैं हमारे, दोनों कथन सही हैं। 6 बजे वाली 6 बजे करने की सोच रहे हैं, ये 9 बजे वाली क्लास को 6 बजे करने की सोच रहे हैं, तो उसमें लाइव आकर के पढ़ा दिया करेंगे आपको। मुझे बताइएगा, उस क्लास को काफ़ी दिन से सोच रहे हैं क्योंकि वो स्लॉट अभी खाली होने वाला है हमारे पास में। उसको कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा सभी के लिए। हाँ जी, 150 नंबर का ही होगा। साइंस की क्लास नहीं होती है वैसे, जीएस की क्लास चल रही है, उसी में जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवाते हैं। 6 बजे से टाइम नहीं है। होम साइंस की क्लास भी करवा दिया करें। होम साइंस के लिए रुकी, प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे, प्रैक्टिस शुरू कराएंगे। कल आपकी एसएसटी की क्लास आएगी 9 बजे से, सही है। अच्छा चलो, एक बार एक क्लास 6 बजे रख करके देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। वंदू जी गुड इवनिंग। चलो इस सवाल को करो। भारत सरकार अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया था। एक बार करके देखते हैं 6 बजे, फिर क्या रिस्पांस रहेगा अपना, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। 9 बजे वाली भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 6 बजे वाली करके देखते हैं 1-2 क्लास कैसी रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, राज्यों से इसको हटा दिया गया था। हाँ जी, तो ये बातें सत्य हैं दोनों की दोनों, ये दोनों बातें ही सत्य हैं, ये दोनों कथन हमारे सही होते हैं। सवाल अगला देखें। होम साइंस का प्रैक्टिस सेट, हाँ करवाएंगे, अभी रुक जाइए, कोशिश कर रहे हैं उसका, होम साइंस का भी करवाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कल आपका ज्योग्राफी का सेट रहेगा, ज्योग्राफी का क्लास में आ जाइएगा आप लोग से एसएसटी के लिए, उसमें मैपिंग करवाई जाएगी आपको। हिमालयी नदियां हैं जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस नदी मुख्य रूप से पूर्ववर्ती अपवाह एंटीसीडेंट जो ड्रेनेज है इसके एग्जाम्पल हैं, और ये साल भर जल से भरी रहती हैं, ये साल भर जल से भरी रहती हैं। देखो जो नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले से बनी हुई हैं
उनको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं या पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। तो इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस है। ये हिमालय के निर्माण से पहले की नदियाँ और पहले से बह रही हैं, आज भी उसी स्थान पर बह रही हैं, अपनी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी है। तो इसमें पहला कथन तो हमारा हो जाएगा सही, ठीक है, पहला कथन हो जाएगा इसमें सही। और ये साल भर जल से भरी रहती हैं, जल इसमें काफ़ी भरा रहता है, ठीक है। तो ये सदा नीरा कहलाती हैं। अगर देखें प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें इन्होंने नाम लिया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का, अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जबकि ये जो नदियाँ तीनों बताई हुई हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक, क्योंकि वे कठोरी चट्टानों सतहों पर बहती हैं और कम अवसाद लाती हैं। इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में एक तो ताप्ती है और नर्मदा है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा नदी ये क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, कठोरी। अगर यहाँ पर वो ताप्ता और नर्मदा का नाम होता तो ठीक होता है कथन। पहला ही सही है, केवल पहला सही है, ओनली वन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आइए सेशन में, बहुत लेट जुड़ते हैं आप लोग इस क्लास में। फिर सोशल की क्लास कल आपकी 6 बजे से क्लास होगी, ठीक है। 6 बजे क्लास होगी आपकी कल, 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, ठीक है। 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे कल देखते हैं, शेड्यूल लगा देंगे आपका, पहले ही टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। काली मृदा, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगूर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह दक्कन का पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो काली मृदा को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ये बात सही है। कपास की खेती के लिए ये सही होती है, और ये एक तरीके से क्या होती है, स्वतः जुताई वाली इसको मिट्टी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ठीक है इसका कथन। अगला देखो, सवाल का कथन दूसरा देखो। दूसरा कथन क्या है, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे व्यापक मृदा है। यहाँ तक सही है, जो नदी और घाटियों और मैदानों में पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन पोटाश की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस, पोटाश की तो अधिकता होगी, ह्यूमस की कमी होती है इसमें, ह्यूमस की कमी। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। जूलॉजी की क्लास अभी नहीं आई है, प्रैक्टिस आई है, हम देखो लगवाएंगे, जैसे ही प्रैक्टिस आपको बता देंगे। पहले रिस्पॉन्स तो देख लेंगे आप लोग का कि आप लोग कितने लोग जुड़ रहे हैं वहाँ, ठीक है। एक क्लास लगवाएंगे अभी, इस संडे तक अरेंज करवाते हैं आपकी, एक होम साइंस की क्लास और एक आपकी बायो की क्लास करवाते हैं। सवाल अगला देखो, प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन, प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू परिवार का निवास स्थान था। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन हम सेंड करेंगे, लेकिन आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। तो देखो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन सही है बिल्कुल, इसमें पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी सही है। चलिए आगे चलें, दोनों कथन सही हुए, दोनों सही हैं। सवाल अगला देखें, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, देखिए जो आपकी होम साइंस की क्लास है, पूजा मैम हो सकता है संभवतः वो क्लास कराएंगी यहाँ पर, पूजा मैम है ना। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक। उसने राजस्व प्रशासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, ये ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको हमने एक प्रश्न में लिया है अभी, ठीक। तो आधा ही सही है, आधा गलत है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान अमर नायका प्रणाली शुरू हुई थी, जिसमें प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था ये थी कि नायकों को राजस्व संग्रह और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो ये सही है। अमर नायका प्रणाली में जो विजयनगर साम्राज्य की थी ये, तो इसमें क्या था, राजा के द्वारा जो नायक थे, नायक मतलब सैन्य कमांडर जो होते थे, उनको प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए एक क्षेत्र सौंपा जाता था, ठीक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो सही है, दो सही है, केवल दो सही है। नेटवर्क इशू है इस वक्त, वीडियो सबकी सही चल रही है। सवाल अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, इसको देखिए, वलित पर्वत पे है। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण पृथ्वी की दो विवर्तनिकी प्लेटों टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण के कारण होता है, जहाँ दबाव से चट्टानें मोड़कर ऊपर उठ जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो फोल्ड माउंटेन होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो टकराने के बाद में जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराएंगी, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड पड़ेंगे, वलन पड़ेंगे, ऊपर उठ जाएगी भूमि। इससे जो पर्वत बनेंगे वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। ये बात सत्य है। रॉकी पर्वत और एंडीज़ पर्वत, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नवीन पर्वत हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सभी नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसमें रॉकी पर्वत, एंडीज़ पर्वत, हिमालय पर्वत, ये नवीन वलित पर्वत हैं, जबकि अरावली पर्वत ये कैसा है, ये वलित, पुराना वलित पर्वत है। ठीक है, इसमें एक ठीक रहेगा, केवल एक सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, क्या क्वेश्चन है बताइए, थोड़ा कोई अभी हमारे स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया था, चलिए बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। सवाल नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर अगला। कल तो हम 6 बजे क्लास रखेंगे, 6 PM की क्लास रखेंगे। ठीक है, कल 6 बजे से क्लास रखते हैं, या देखते हैं 6 बजे हो पाएगी क्या, बता देंगे पहले ही। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है फरीन जी, बाद में इसको देख लीजिएगा। आगे चलें जल्दी से। देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय रिंग ऑफ फायर्स हैं। ये रिंग ऑफ फायर्स कुछ इस प्रकार से हैं, एक तरीके की ज्वालामुखी हैं। ये ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर में, जो लगातार एक चेन की तरह, रिंग की तरह नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्वालामुखी हैं और यहीं पर बहुत सारे भूकंप वगैरह भी आते हैं। ठीक, तो ये प्रशांत महासागर का एरिया है। यहाँ पर इतने सारे ज्वालामुखी अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं पर हैं। तो 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि एक रिंग ऑफ फायर है ना। 9 बजे वाली क्लास सही है, इसका हम तो टाइमिंग चेंज करने की सोच रहे हैं 6 बजे। तो ये पहला कथन ठीक हो गया इसका। दूसरा देखो, जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर के जम जाता है तो इससे आग्नेय चट्टानें, इग्निशियस रॉक का निर्माण होता है, जिन्हें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं। ये दूसरा कथन भी ठीक है, दोनों कथन ही सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन ही सही हो जाएंगे। शिखा जी, एप्लीकेशन पर कौन सी, गुरुजी वर्ल्ड में? वो क्लास अब बंद हो जाएगी कुछ दिन में। या वहाँ सवाल लगे, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज मिनरल्स जो हैं वो लोहा, मैग्नीज उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्यन जी गुड इवनिंग। चलिए, अभी इसमें जुड़िए, 6 PM पर भी एक शेड्यूल करेंगे क्लास, क्योंकि क्लास बढ़ाएंगे अब यहाँ पर हम लोग। पहले कथन को देखो, तो ये गलत बात है। देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, पहला कथन, क्योंकि अधिकांश धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं या आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं, यानी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप में। ठीक, तो पहला हुआ गलत। झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसको बताइए, झारखंड कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में उड़ीसा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। और मध्य प्रदेश हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो ये बात सही है, ये बात सही। तो इसमें आधा गलत है, आधा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही हैं। एस्टेट की तैयारी भी करवाएंगे इसमें। आप जो है गुरुजी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, द हिक्को, आपका नाम फिर से याद नहीं रहा। एग्ज़ाम तक
देखिए वहाँ पर क्या है, वो संस्थान का डिसीज़न है, वो वहाँ कब तक पढ़ाना है कब तक नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा वो मत करिए, क्योंकि हमारा हिस्से का जो सिलेबस है हम आपको वहाँ कंप्लीट करवा भी चुके हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा ही आपको वहाँ पर हमने प्रोवाइड कराया, बाकी आप यहाँ पर पढ़ते रहिए, कोई ऐसी समस्या है नहीं। ठीक, इसको देखें, सवाल नंबर अगला देखें। यहाँ पर हम परीक्षा तक तैयारी करवाएंगे, परीक्षा के बाद भी करवाएंगे। अभी यूपी टेट भी आएगा, यूपी टेट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी आप चिंता मत करिए, ये भी चलता रहेगा वो भी चलता रहेगा। भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र, ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग जो फील्ड है, दिग्बोई असम में स्थित है और ये 1901 से कार्यरत है। बॉम्बे हाई, आगे देखेंगे, बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा अपतटीय ऑफशोर ऑयल फील्ड है जो अरब सागर में स्थित है। दोनों कथनों को देखिए जरा से, दोनों कथन ठीक है। राहिमीन जी वालेकुम सलाम, इसको देखें भाई, दोनों कथन सही हैं हमारे, दोनों कथन सही। डिगबोई असम में स्थित है, 1901 से उत्पादन कर रहा है ये तेल का। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है ये, असम अराकान बेसिन में है। दूसरा अगर देखें, बॉम्बे हाई, जिसको मुंबई हाई कहते हैं, मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है ये क्षेत्र, और ये भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र है। सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लास को भी माफ़ कीजिएगा। सवाल नंबर अगला, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इस सवाल का उत्तर करें। दूसरा कथन कहता है, देखिए पहले कथन की यदि हम बात करें तो ये बात सही है, जो नेशनल हाईवे 44 है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। दूसरा, इसका अगला कथन देखें, भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग या इनलैंड वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। दोनों कथनों को चेक कीजिए, दोनों कथनों को चेक कीजिए। तो भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय, बिल्कुल ठीक बात है, नेशनल वाटरवेज 1 है। ये दोनों कथन सही होते हैं, हमारे दोनों कथन सही होते हैं। अगले सवाल पर देखें, अगला सवाल कुछ जनगणना पर ये प्रश्न है, सेंसस पर प्रश्न है, सेंसस पर प्रश्न है। देखिए जनगणना के प्रश्न, सवाल 18, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसको बताएं। तो 2011 की जो जनगणना है वो लेटेस्ट जनगणना है, उसके अनुसार यूपी की जो पॉपुलेशन है 19 करोड़ 98 लाख है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 करोड़ है। तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला है और सिक्किम सबसे कम आबादी वाला है। एक कथन सही हुआ। भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही। देखिए दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 21.5 नहीं थी, 17.7, 17.7। तो इसमें एक सही है। क्या ये परसेंटेज जो हमने बताई है ये ठीक है क्या? इसको देखें, भारत की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत थी? ऐसे सेपरेटली पूछा हुआ है ये प्रश्न आपसे, ये सवाल अलग से भी पूछा गया है। तो 17.7 पूछे या इसी को 17.6% पूछे तब भी एक ही बात है। ठीक, अच्छा 21 पॉइंट जो थी ये उससे 1991 से 2001 वाले दशक में थी ऐसी। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट 73% है, जिसमें केरल का सबसे अधिक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। बताइए कौन सा सही है? इसमें से कहानी बहुत सही लगेगी, क्वेश्चंस में कहानी बहुत सही लगेगी, लेकिन आपको बताना है। सोबी जी गुड इवनिंग। इस सवाल को करें सभी लोग। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ओवरऑल भारत की साक्षरता दर है वो पहली बात तो 73 नहीं है, वो है 74.04। ठीक है,
74.04। तो यहीं पर करेक्ट वाला डेटा भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, इससे आप बाद में पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा ये। इसके बाद केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की सबसे ज़्यादा है, 94 है, ठीक है, 94, 94। और बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, 64 कही है इसको, 64 अप्रॉक्सीमेटली वाला ही लिया है हमने, अप्रॉक्सीमेटली वाला, ठीक है। एलटी ग्रेड में पासिंग मार्क्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए? देखो उसमें एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है वो 40% का है, ये हमने क्लास में वैसे डिस्कस किया था। 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, 40% मार्क्स, ठीक है, 40% का क्राइटेरिया है उसमें आपका। और उसमें ऐसा नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन आपको 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार भारत का सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य है। जन घनत्व कितना है बिहार का बताइए, भारत का बताइए। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। इसके साथ ही भारत का जनसंख्या घनत्व, दोनों चीज़ें बताइए। 73% बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नहीं, उसको अपडेट करके रखिएगा आप, आता है ये लेकिन ये अपडेटेड है, ठीक है, मतलब उसमें आपने देखा होगा ये 74% ही ध्यान रखिएगा आप, जो लास्ट में आते हैं ना अग्रिम आंकड़ों में है ये। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर एरिया में। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, ठीक। बिहार के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, ठीक। चलिए ये हो गया है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया, तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। पहला वाला आपको सही इसलिए लग रहा होगा, अगर आप 73% को लेते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन 73 को नहीं आपको चूज़ करना है, 74.04 को ही आपको टिक करना होगा वहाँ पर। भाई सेशन को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, बहुत पीछे रह जाते हैं लाइक्स हमारे। इसको देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2011 के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, और दूसरा है भारत की कुल जनसंख्या का, दोनों कथनों को देखते हैं। भारत का सेक्स रेशियो कितना है, ऐसे करके पूछ लेगा एक तो डायरेक्टली प्रश्न, ठीक है। तो इसको देखें, 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है बताइए। तो इसमें एक डेटा दिया हुआ है 943, ये ठीक है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है ये। और बाद में अगर एक और डेटा देख लीजिए यहाँ पर, इसमें एक और बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य का है, ये भी पूछ सकता है। तो केरल राज्य का अगर आप देखोगे, केरल का जो लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है, और केरल का जो सेक्स रेशियो है वो भी सबसे ज़्यादा है, तो 1084 है। दूसरा कथन भी है इसमें, भारत की कुल जनसंख्या, अगला कथन देखो, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 31.2% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। कभी इसी को बदल करके वो ग्रामीण क्षेत्रों में कह देता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बिल्कुल ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इतना बचता है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों का भी पूछ लेगा, जो बचा हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों का हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों का हो जाएगा, है ना। 68.8% ये ग्रामीण क्षेत्रों का है। दोनों सही हो गए, दोनों कथन सही हैं हमारे, दोनों कथन सही हैं। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अब देखो पर्यावरणीय संस्थाओं के प्रश्न लिए हैं हमने, कुछ यहाँ पर कुछ पर्यावरण से संबंधित कानूनों को लिए हैं, ऐसे ही प्रश्नों के माध्यम से पूरा कर लेंगे सबको।
इसको बताओ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी जो विवाद हैं उनका तेज़ी से निपटारा करना होता है इसका उद्देश्य। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक, ये सही है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक, ये बात भी सही है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। दोनों कथन हमारे सही हो गए, दोनों कथन हमारे सही हैं। क्या लिखा है आपने? दक्ष विधि 2001 में, नहीं समझ में आया। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अगला सवाल है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और यह वानिकी अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। दोनों सवाल, दोनों कथनों का उत्तर करिएगा एक साथ में। इसमें 22 पर आइए, 22 है, 22 पर आए हम लोग। तो वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला देखो, हाँ जी, अगला देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया और यह जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए केंद्रीय एजेंसी है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो CPCB है एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन जो है जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, ठीक, दोनों सही हो जाते हैं, दोनों सही है। अगले सवाल पर आओ सभी लोग। राजनंदिनी जी नमस्ते, सीताराम जी कैसे हैं? 22 का C हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, भूगोल का सवाल है, भूगोल का क्वेश्चन देखिए। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों पर प्रश्न है ये। भारत के पूर्वी तटीय मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बहने वाली सभी नदियाँ, जैसे कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बात सही है, ये नदियाँ डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा, पश्चिमी तटीय जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, अगर इनकी बात करोगे, पश्चिमी तटीय मैदान जो कि अरब सागर की ओर पड़ते हैं, कहाँ पर हैं? ये हैं, देखिए यहाँ पर पड़ते हैं पश्चिमी घाट के, ये जो हैं यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इधर क्या है? पूर्वी घाट, तो ये वाले मैदानी क्षेत्र। तो इसमें देखो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में संकरे हैं, ठीक है, संकरे। तो इसमें क्या बोला है? इसमें उल्टा बोला गया है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े नहीं, जबकि संकरे हैं, संकरे हैं। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला ही सही है, केवल पहला उत्तर ही इसका सही हो जाएगा। सवाल अगला, हाँ, क्वेश्चंस थोड़े अब ऐसे फ्रेम कर रहे हैं जो हम लोग करवा चुके हैं, थोड़ा उससे और आगे बढ़ करके कर रहे हैं ताकि इसमें अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस और हो जाएं। और आपको जो मेन सब्जेक्ट है, अगर किसी का SST है तो उसमें हेल्प मिले, विज्ञान है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल जाएँ। सवाल नंबर अगला, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति जिसके तहत भारतीय राज्यों को अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा ब्रिटिशर्स को सौंपना था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी ये, ठीक, सहायक संधि की नीति जो लागू की थी इसने, तो वेलेस्ली ने शुरू की थी। तो इसके तहत ये किया गया था, भारतीय शासक जो थे उनको अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और जो ब्रिटिशर्स की सेना थी वो अपने यहाँ भारतीय शासकों को रखनी पड़ती थी और उस पूरी अंग्रेज़ी सेना का खर्च उस भारतीय शासक को ही उठाना पड़ता था, जिससे वो एक तरीके से ब्रिटिश के संरक्षण में ही आ जाते थे। बात सही हुई। दूसरा, व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण सतारा, नागपुर, झांसी जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, डलहौजी ने इसको शुरू किया था, ठीक, डलहौजी ने इसको शुरू किया था। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों कथन इसके सही होते हैं।
चलो कुछ बंदोबस्त पर भी क्वेश्चन है। अभी डेट्स आएगी जैसे ही, तो नई डेट आएगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे, अभी डेट ही नहीं आई है। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, इसको देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया गया, जिसके तहत भू राजस्व निश्चित कर दिया गया था। इसको देखिए, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में 1793 के में जो है कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया था। इसमें ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था। ठीक है, ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था इसमें, और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का भू राजस्व देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक हुई बात। दूसरा, रैयत वाली व्यवस्था ज़मीन पर स्वामित्व का अधिकार ज़मींदारों को नहीं देती थी, बल्कि किसको देती थी? रैयत का माने होता है किसान, इसमें किसानों को मालिक बनाया गया था। ठीक, किसानों को। तो दूसरा गलत हो जाता है, पहला ही सही है, पहला ही सही है। ठीक है, पहला ही सही है। अगला देखें। देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट भी इसमें डाला है हमने इन क्वेश्चंस में। ये खुद से ही तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं वैसे तो। अभी हमने आपको जो करवाए थे कुछ दिन पहले तक, वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा चुके हैं आपको, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ में, तथ्यों के साथ में रखा है, दोनों के एक साथ। ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो जाए, जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही। तो कुछ क्वेश्चंस हम रिपीट करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा लैंग्वेज को फ्रेम अलग से कर देते हैं, ताकि आपको और ध्यान रहे, अच्छे से आसान हो जाए आपके लिए। देखो अगला, देखो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत में मुख्य प्रभाव चावल की खेती और गेहूं की खेती के उत्पादन में वृद्धि पर पड़ा था, लेकिन मुख्य रूप से ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। अब ये प्रश्न हमने न जाने कितनी बार आपको करवाया है, ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार करवाया है। अब इसमें गलत नहीं करिएगा आप लोग, इसमें बी कर रहे हैं, केवल 2 सही। देखो यहीं पर गलती कर दी आपने, यहीं पर गलती हो गई। आपकी वॉइस जानी पहचानी लग रही है, जानी पहचानी कहीं और आपने पढ़ा होगा 1-2 प्लेटफॉर्म पर, या तो यहीं पर होती है क्लास ही। देखो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी 66-67 में हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 66-67 में हुई थी, और इसमें गेहूं के उत्पादन और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। साथ ही 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, ठीक याद रहेगा आपको। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, वो दर है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए तैयार होती है, और इसकी सिफारिश कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के द्वारा की जाती है। चलिए दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं इस हिसाब से, तो दोनों कथन सही हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाँ, गुरुजी वर्ल्ड में क्लास चलती होंगी, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा शायद। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर आप दिखते क्यों नहीं हैं? चलिए कल 6 बजे वाली क्लास में दिखेंगे, कल 6 बजे वाली क्लास में आइएगा तो दिखेंगे हम 6 PM पर। कल अगर 6 PM पर क्लास हुई तो दिखेंगे, ठीक है। 9 PM वाली क्लास में तो मुश्किल ही है। दिन में जो क्लास होगी उसमें हम लाइव करेंगे, सामने से आके करते हैं, कुछ सेशन किए हैं हमने, ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। बात सही है बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 होती हैं, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक की। दूसरा देखो, और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A भाग, ये भाग भी नया जोड़ा गया था, भाग 4A। इसमें एक कथन सही हुआ, ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे, ये भी ठीक है, ये न्यायोचित हैं। अब देखो आधी बात इसमें गलत छुपी होती है और आधी बात इसमें सही होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बहुत ट्विस्ट करके इसमें जो है मतलब वो फ्रेम किए हुए हैं। चलिए प्रवेश जी, आप बहुत क्यूट दिखते हैं, इतना तो दिखे भी नहीं है हम जितना आप बोलते हैं। ये कर्तव्य देखो, ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए थे, ये बात सत्य है। ये न्यायोचित
हैं। देखो न्यायोचित का मतलब है आप कोर्ट में जा कर के, जैसे हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, अपने संविधान का सम्मान करना है, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। अगर कोई न्यायालय में चुनौती देता है, ये कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। अगर नागरिकों पर ये बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा से इनको मानना ही है। ठीक है, हमारा पालन है, कर्तव्य जैसे हमारा माता पिता के प्रति है वैसे ही हमारा देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। अगर ये बोला है ये जस्टिशिएबल है, जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर इनका कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाती है, इसमें केवल एक सही है, एक सही है। अगला देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हैं। विजय लक्ष्मी जी, हाँ देर हो गई, सेशन अभी कितने क्वेश्चन हुए? 29। 5 क्वेश्चन और होंगे हमारे पास अभी करने को, लगभग 5-6 क्वेश्चन और होंगे। सर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, धन्यवाद। सवाल अगला देखें, नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अब देखो इसको करो, इसको करते हैं। धन विधेयक, पहली बात, धन विधेयक की मनी बिल की जब भी बात की जाएगी आर्टिकल 110 आएगा। ये कहता है केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, तो पहली बात तो सही होगी। और जैसे ये राज्यसभा से लोकसभा से पास होता है, ठीक, तो जब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा की जो है, राज्यसभा की मनी बिल पर लेकर शक्तियाँ बहुत कम है, सीमित है, तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसमें कोई सुझाव दे सकती है चेंज करने के लिए, ठीक है, और सिफारिश दे सकती है, लेकिन उसको लोकसभा चाहे तो उसको स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। अगर ये 14 दिन तक अपने पास रखे रहेगा होल्ड पर, तब भी इसको पास ही माना जाएगा 14 दिन बाद। तो धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं। दूसरा, संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक, देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 108 में है। ये क्लास हमारी 9 बजे से चलती है, सबसे अंत में चलती है। सर अब मिस्टीरियस हो चुके हैं, बन चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, अब सामने से आकर ही क्लास करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सूटेबल होती है क्लास उस तरह से करवा लेते हैं। देखो हमारा उद्देश्य आप तक अपना कंटेंट पहुंचाना है, आपका भला हो जाए उसमें, इतना ही है बस, आपको समझा पाएँ। ठीक, दिखना या ना दिखना उसमें कोई मैटर ही नहीं करता है। कभी दिखेंगे तो भी कंटेंट ही जाएगा आपके पास, नहीं दिख रहे हैं तो भी कंटेंट ही जाएगा। आपका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप तक हमारा जो भी ज्ञान है वो ट्रांसफ़र हो जाए थोड़ा बहुत। आगे देखेंगे साधारण विधेयकों पर। अब देखो संयुक्त बैठक कब कब होती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है, केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर गतिरोध जब भी होगा दोनों सदन में, तब जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक, धन विधेयक पर जब भी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें राज्यसभा की शक्ति सीमित ही है ना, तो उसको नहीं बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक, यहाँ पर धन विधेयक नहीं होगा, वित्त विधेयक होगा, तो इसमें कथन गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो ये बहुत ध्यान से आपको इनको करना है, इन सवालों को ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए पन्नालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टैब वाली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाते हैं, ये बात भी सही है। कृष्णा लवर, आज काफ़ी दिन बाद आए हैं आप क्लास में। ये कौन है? बेबी जहाँ, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया नहीं है, सब आपके सामने ही है। वैसे शुरुआत से ही ऐसे ही पढ़ाया है यहाँ, कभी कभी मन होता है तो बीच में क्लास कर लेते हैं लाइव आकर के आपके सामने। संडे में तो हो ही जाता है, संडे वाली क्लास तो हो ही जाती है। अब यूपी टेट की क्लास आएंगी सारी, तो यूपी टेट में सब लाइव आकर के ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ इमरजेंसी में सेशन वैसे ले लिया करेंगे जैसे अभी चल रहा है। आगे देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। बोर्ड में ये बात सही है कि कंटेंट वहाँ कम जा पाता है। इसको देखिए, हाँ टाइम से आप लोग ज्वाइन किया करें कृष्णा जी क्लास को। प्रवेश जी आप सामने से पढ़ाएंगे तो और भी बेहतर हो जाएगी क्लास। चलिए कोई ऐसी बात नहीं है, हम सामने से भी पढ़ाएंगे, हम तो बोल ही रहे हैं आपसे, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, ऐसी भी क्लास आएंगी। 4-5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, बस इनको कर लीजिए, हो जाएगी क्लास आपकी पूरी।
इसको करते हैं, देखो इस सवाल को करते हैं। इस क्लास 35 क्वेश्चन है टोटल। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन, तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। यूपीटेट की क्लास चलेगी यहाँ चैनल के ऊपर, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। आगे देखें। इसको बताइए जल्दी, पहले इस वाले उसको करेंगे। देखो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसको संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यहाँ तक ठीक हुई बात। हालांकि इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, तो ये आधा कथन गलत हो गया, तो इसको गलत करेंगे। दूसरा देखो, संविधान के संघीय प्रावधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत की सहमति की आवश्यकता होती है। ये दूसरा कथन सही है, केवल दो ही सही है। अब थोड़े से नेशनल पार्क के ऊपर प्रश्न कर लेते हैं। नेशनल पार्क, भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक तो बड़े पीछे ही रह जाते हैं आपके, आप भूल जाते हैं, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर मैं याद नहीं दिलाऊं तो 2-4 ही लाइक आए पूरी क्लास में, ऐसा ही रहेगा। जितना ज़्यादा लाइक करते हैं उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ बढ़ती है क्लास की, मतलब वो रिकमेंडेशन में जाती है वीडियो फिर। हाँ जी, इस सवाल को करो। कुछ नेशनल पार्क से क्वेश्चन करा देते हैं आपको, 2-4 क्वेश्चन और हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना उत्तराखंड में हुई थी। ये बात सही है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक, इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, पुराना नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। ठीक, हैली नेशनल पार्क, ये कथन सही हुआ हमारा। दूसरा देखो, तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। IUCN के द्वारा जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में एक सींग वाले गैंडे को रखा गया है। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे ठीक हैं, यहाँ तक बात सत्य है, लेकिन गैंडे की सुरक्षा को लेकर के रेड लिस्ट में वनरेबल वाली सूची में है, असुरक्षित वाली कैटेगरी में है। ठीक, अगर इसकी बात करें एक बार चेक करिए इसको। IUCN की जो रेड बुक है उसमें एक सींग वाले गैंडे की स्थिति किसके अंतर्गत आती है? तो ये वल्नरेबल में आती है। ठीक है, अति संवेदनशील वल्नरेबल में आएगी ये। ठीक है, ये गलत हो गया। तो देखो हमने ये जो गलत ओवरऑल बनाया है इसको आप ध्यान रखना। ये हम आपको जो बता रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्यन जी, जी बताइए। तो देखो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम बता रहे हैं कि आधे आधे कथन सही हैं, आधे आधे गलत हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी आप पूरा कथन गलत मानो, है ना। तो ये जानकारी सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं छुपे हुए कि उसमें ही। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है, जो मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। कैबुल लामजाओ दुनिया का, भारत का, ठीक है, विश्व का सबसे पहला, ये क्या है मतलब सबसे पहला नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इन इंडिया। ये है, सही बात है। मणिपुर में है, लोकटक झील में है, मणिपुर में है, लोकटक झील में है। दूसरा, दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ की अद्वितीय और गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति कश्मीरी स्टैग या इसको हंगूल कहते हैं, ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। दोनों कथन सही हुए, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। एल्टीग्रेड एग्जाम की कुछ एग्जाम्स की डेट आई है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 21 दिसंबर, 6 एग्जाम्स की डेट है। 1-2 सवाल और बचे हुए हैं, इनको भी कर लो, नेशनल पार्क्स के ऊपर ही हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कोरल रीफ्स और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो सही हुआ। दूसरा, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए फेमस है। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में तो है ये, ठीक है।
ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये वाला कथन गलत है। बाकी इसमें जो जानकारी है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में कहाँ? लद्दाख में पहुँच गया अभी। नेशनल पार्क लद्दाख, लद्दाख में है ये। एक सही है, केवल एक सही है, एक सही है। कुछ अभी देखो, इसको देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। दिव्यांशी जी सर लाइव शो नहीं कर रहे थे, कौन से सर की बात कर रहे हैं आप? 1974 भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला व्यापक कानून था। कल आप लोग 6 बजे वाली क्लास में आइएगा, 6 PM वाली क्लास में आइएगा। कल वैसे हम लाइव ही रहेंगे, ठीक है। SST वाली क्लास में कल आइएगा आप 6 बजे वाली क्लास में, 6 PM पर क्लास लेंगे, हम लाइव ही लेंगे, ठीक है। वैसे तो कई दिन से सोच ही रहे थे, 6 बजे का टाइम हम इसलिए पूछ रहे थे आपसे, क्योंकि 6 बजे हम अगर टाइम कर देंगे तो उस समय हम लाइव आकर के ही पढ़ाएंगे। 9 बजे वाली हम क्लास वैसे ही कर लेंगे जैसे चलती है हमारी। इसको देखो, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में शोर, ठीक, 1981 में शोर नॉइस को एक वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया था। इसको देखिए, दूसरा वाला भी सही है, ठीक। तो इसमें क्या होंगे? दोनों कथन हमारे सही हो जाते हैं, दोनों कथन। अब यहाँ देखो, इन क्वेश्चंस को बताने का शॉपर्स गाइड आपने क्या कहा है, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा है। सर आप मेरी बात को इग्नोर करते हैं क्यों? नहीं नहीं, दोबारा लिखिए, हमने देखा ही नहीं है उसको। स्क्रीन पर देखो, कभी जो टैबलेट पर जब हम पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान इस पर रहता है, फिर क्वेश्चन कराने के बाद में फिर वहाँ पर आपके दूसरी स्क्रीन पर आपके कमेंट्स देखते हैं, तो कभी कुछ कमेंट्स आ जाते हैं सामने, कुछ निकल जाते हैं ऊपर, ऐसे होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना के बाद भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इसमें क्या था? देखो, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को गैस का लीकेज हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। 9:30 बजे नहीं हो गई क्या? मतलब क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया, पूरा एक बार लिखिएगा उसको। दूसरा देखें, ये अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता रक्षा सुधार के लिए देशव्यापी योजनाएं बनाने के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। इसको देखें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 किसी भी वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 किसी भी वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य बनाता है। आखिरी प्रश्न करते हैं आज का, तो ये बात सही है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 जैव विविधता अभिसमय 1992 के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या गया था? तो ये दोनों कथन सही हुए। इसमें हमें आपको जो बताना था, ये अधिनियम के वर्ष, कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया है, ठीक, कौन सा अधिनियम किस वर्ष आया है, यहाँ उद्देश्य बताने का यही है। तो ये हो गए आपके सवाल, आज के क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस तो इतने ही रहेंगे। कल 6 PM वाला सेशन अगर आप आएँ तो आइएगा, उसमें लाइव पढ़ाएंगे, ठीक। और इवनिंग वाला जो 9 बजे का सेशन है उसको ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। 6 बजे आ जाएंगे सारे लोग, एक बार बताइएगा सभी लोग। संडे में हमारी वैसी क्लास रहती है, अगर बीच में समय रहता है ना सुबह शाम के अलावा, तो बीच में जो क्लास होगी उसमें वैसे लाइव रहेंगे हम। कल 9:30 बजे, एक 6 बजे करते हैं, 6 बजे करेंगे क्लास, और फिर 9 बजे वाली, 9:30 बजे वाली भी करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे, दोनों क्लास करेंगे। आप लोग 6 बजे वाली में भी आ जाइएगा, 6 बजे वाली में भी आ जाइएगा, 9:30 बजे वाली भी करेंगे, ठीक है। एक क्लास बढ़ा रहे हैं अभी, देखते हैं, कभी कभी 2 क्लास भी कर देंगे हम। कल दोपहर में 1 बजे नहीं लेंगे फिर क्लास, 6 बजे ले लेंगे।
6 बजे वाली में आ जाइएगा, चाहे दोपहर वाली, अगर 1 बजे वाली हम करते हैं तो उसमें आपका मन हो तो आइएगा। इवनिंग में यदि आप आएँ तो हम लोग 6 बजे का शेड्यूल लगा देते हैं आज। ठीक है, चलो सारे लोग बोल रहे हैं तो 6 PM पर आइएगा कल, 6 PM पर आइएगा कल, 6 PM पर आइएगा कल। 6 बजे से हमारी GS होगी, प्लस GS के हमारे बाद SST की क्लास शुरू होगी। ज्योग्राफी में आपको अभिषेक सर की क्लास होगी, ठीक है, हमारे तुरंत बाद। ठीक, 7 बजे से 8 बजे से राज सर की हिंदी की क्लास आ जाएगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अब ये वाले PDF, हाँ ठीक है, आज इसको शेयर करते हैं फरीन जी, बाकी लोग भी देखिए टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। शहज़ादी जी ये PDF हमारे टेलीग्राम पर जाते हैं, ठीक, टेलीग्राम से ले लीजिएगा ये वाले PDF। अब तो क्वेश्चंस बहुत अलग तरह के आ रहे हैं, तो ये PDF आपको, चलो आज अपलोड करते हैं रात में इनको, ठीक है, आज अपलोड कर देते हैं इनको। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, लाइक कम हो गए हैं बढ़ने की जगह है, चलो कोई बात नहीं है, कल मिलते हैं, 6 बजे आइएगा। थैंक यू सो मच।